आहान फंक्शन के लिए रुक जाता है। जब वो कोर्टयार्ड में बैठा होता है तब वहां पर सुहाना आती है और आहान से बात करती है। उसके जाने के बाद वहां पर ऋषभ आता है जो अपने दिल का दर्द आहान के साथ शेयर करता है। आहान उसे फैमिली के अगेंस्ट जाने की बात कहता है। ऋषभ आहान की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था पर साथ ही में उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर आहान बोलता रहा तो वो उसे मारने में देरी नहीं करेगा। आहान बोलता रहा। उसने कहा, तुम ऐसा नहीं करोगे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम वर्मा फैमिली में अपनी पोजीशन छोड़ नहीं सकते हो। तुम्हें इस कंफर्ट में रहने की आदत हो गई है। तुम्हें किसी भी आंधी का सामना अकेले नहीं करना है। तुम्हें वर्मा फैमिली की आदत हो गई है और अगर ऐसा ही चलता रहा। आहान अपनी पूरी बात कर पाता उससे पहले ही ऋषभ उठा और उसने आहान का कॉलर पकड़ लिया। आहान ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो जानता था ऋषभ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आहान प्रिपेयर्ड होता तो उसका कॉलर भी नहीं पकड़ सकता था वो। ऋषभ ने भी इसके आगे कुछ नहीं किया। आहान ने जो कहा था वो सब सच था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आहान उसके बारे में इतना कुछ समझ जाएगा। उसने उसका कॉलर छोड़ा और अपनी जगह पर आकर वापस बैठ गया। उसने गर्दन झुकाकर कहा, तुम सही बोल रहे हो, पर तुम सही क्यों हो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। शायद मैं सेल्फिश हूं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आहान ने कहा, अगर तुम अपना दर्द खत्म करना चाहते हो तो फिर पूरी तरह सेल्फिश होने में भी कोई बुराई नहीं है। उससे ज्यादा कुछ तो नहीं बदलेगा, पर शायद तुम इतने दर्द में नहीं रहोगे। अगर कोई इंसान किसी को एडवाइस देता है तो वो उसे सेल्फलेस होने के लिए कहता है, पर आहान उसे सेल्फिश होने की एडवाइस दे रहा था। आहान को लग रहा था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इतना कुछ सहने से बेहतर है कि इंसान सेल्फिश हो जाए। ऋषभ ने स्माइल किया और कहा, यू आर अ डेविल। तुम लोगों के साथ बहुत बुरा कर सकते हो और उन्हें गिरा भी सकते हो। इस पर आहान ने स्माइल करते हुए कहा, मैं डेविल नहीं हूं। डेविल तो सबके दिल में होता है। डेविल क्या करेगा ये तुम्हारे एक्शन पर डिपेंड करता है। ऋषभ ने कहा, तुम जो कह रहे हो वो बात तो सही है। इतना कहने के बाद वो वहां से चला गया। आहान भी नहीं जानता था कि वो क्या चूज करेगा। ये प्योरली उसका डिसीजन होने वाला था। इन दो लोगों से मिलने के बाद आहान का इस गार्डन में रहने का कोई मन नहीं था। वो नहीं चाहता था कि उस फैमिली से कोई और आए और उसके साथ अपना दर्द शेयर करे। वो उठकर वहां से चला गया। उसे इतने पेनफुल इमोशंस के बीच में खिला रहना अच्छा नहीं लगता था। आहान जब अपने रूम में पहुंचा तब वीरेन भी वहां आ गया। उसने आहान से डिनर के बारे में बात की और फिर कुछ अच्छी बातें करने के बाद वहां से चला गया। इसके बाद आहान आराम से सो गया। अगले दिन आहान बहुत फ्रेशली नींद से उठा। जब वो रूम से बाहर आया तब उसने देखा कि बाहर का माहौल बहुत हैप्पी था और बहुत सारे लोग अपने अपने काम में बिजी थे। सारी तैयारियां कल से ही चल रही थी पर आज सब बहुत ज्यादा लाइवली था। हॉल में गेस्ट अभी तक नहीं आए थे। आहान ने किसी भी इम्पोर्टेंट आदमी को नहीं देखा था और बस वीरेन नजर आया उसे। वीरेन ने भी आहान को देखा और उसके पास आ गया। उसने कहा, आहान, कल रात को आपने अच्छे से रेस्ट किया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? आहान ने पोलाइटली कहा, मुझे रेयरली इतनी अच्छी नींद आती है। आई वॉज वेरी कंफर्टेबल। थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। वो दोनों आपस में कैजुअली बात कर रहे थे तभी अचानक से आहान को याद आया कि वो ब्राइड और ग्रूम के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने वीरेन से पूछा, वैसे ब्राइड और ग्रूम कौन है? वीरेन ने जवाब दिया, हाउ सिली ऑफ मी, मैं उनके बारे में तो आपको बताना भूल ही गया। एक्चुअली ये जो कपल है दोनों ही बहुत टैलेंटेड और एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। ये बताते हुए वीरेन की आंखें चमक रही थी। इसके बाद उसने कहा, वर्मा फैमिली की बेटे की शादी है इसलिए सब कुछ बहुत टॉप क्वालिटी का है। ज्वेलरी और कपड़ों में ही हमारा आधा पैसा खत्म हो गया है। ऊपर से डेकोरेशन, केटरिंग, ये सब देखकर मेरा तो सिरदर्द होने लगा है। आहान ने इतनी देर से ये सब नोटिस नहीं किया था पर जब वीरेन ने इन सब के बारे में बोला तब उसने अपने आसपास देखा। सब कुछ बहुत लैविश और एक्सपेंसिव लग रहा था। आहान ने सोचा कि जिसके लिए इतना खर्चा हो रहा है वो जरूर इस फैमिली में बहुत इम्पोर्टेंट होगी। इतना ही नहीं, उसने ये भी सोचा कि जो भी ग्रूम साइड है वो भी इस लेवल के होंगे। आहान ने पूछा, फिर तो ग्रूम का स्टेटस भी बहुत अच्छा होगा, पर वो कौन है ये मैं नहीं जानता हूँ। वीरेन ने कहा, हाँ, उनका स्टेटस भी बहुत अच्छा है। वो एक बहुत ही नामी फैमिली से बिलोंग करता है। दोनों फैमिलीज में बहुत सालों से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और शादी की वजह से हम और नजदीक आ जाएंगे। अगर आप कभी साउथ वेस्ट गए होंगे तो फिर शायद आप उनको जान सकते हैं। आहान ने सोचा और कहा, कहीं आप साउथ वेस्ट की बोहरा फैमिली की तो बात नहीं कर रहे हैं?
अगर आप उनकी बात कर रहे हैं तो फिर ये तो बहुत अच्छा मैच होगा। बोरा फैमिली का भी वर्मा फैमिली जैसा ही नाम है और जितना मैं जानता हूँ वो अभी भी डेवलप कर रहे हैं। वीरेन ने स्माइल किया और कहा, हाँ पर हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि बोहरा फैमिली का सबसे छोटा बेटा अब शादी की उम्र का हो गया है। दोनों फैमिलीज ने आपस में बात करके शादी फाइनल कर दी है। दोनों बहुत खुश थे, इसलिए वो चाहते हैं कि ये शादी ग्रैंड और रॉयल तरीके से हो। ये खर्चा देखकर मेरे दिल की धड़कनें जरूर बढ़ जाती हैं और ये सब सिर्फ एक बार के लिए। तो अगर हमने इतने खर्चा नहीं किया तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? आहान ने सोचा कि बड़ी फैमिलीज हैं इसलिए इतना खर्चा और दिखावा तो करेंगे ही। आहान ने वीरेन को कॉन्ग्रेचुलेट किया और उसे वहाँ से बाकी काम अटेंड करने के लिए जाने दिया। जब आहान मेंशन में टहल रहा था तब उसने देखा कि एक विंडो के पास ऋषभ बैठा था और ड्रिंक कर रहा था। उसके पास जो बोतल थी वो ऑलरेडी आधी हो चुकी थी। आहान ये देखकर हैरान था कि कोई सुबह सुबह ड्रिंक कैसे कर रहा था। आहान जब उसके पास पहुंचा तब उसे एहसास हुआ कि ऋषभ बहुत ड्रंक है और वो काफी देर से पी रहा है। उसने ऋषभ से पूछा, तुमने अभी तक फैसला नहीं किया है? ऋषभ ने आहान की तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत खाली और लाइफलेस लग रही थी। उसने आहान को पहचान दिया था पर वो उससे बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने मुंह को मोड़ लिया। आहान ने स्माइल किया और वहां से जाने लगा। जब ऋषभ को बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था तब वो भी उसे बॉदर नहीं करना चाहता था। जैसे ही आहान वहां से जाने लगा, ऋषभ ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता है कि आज किसकी शादी हो रही है? आहान ने कहा, जितना मैं जानता हूँ वो इस फैमिली की छोटी बेटी है, पर तुम्हारा उससे क्या लेना देना है? आहान इस सवाल से बहुत हैरान था। ऋषभ ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे उससे क्या लेना देना हो सकता है? इतना कहने के बाद उसने विंडो का सहारा ले लिया और गहरी आहें भरने लगा। आहान ने स्माइल किया और कहा, ऐसा लग रहा है जैसे तुम ये अल्कोहल उसके गम में ही पी रहे हो। क्या ये वही है जो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है? जैसे ही आहान ने ये बात बोली, ऋषभ आहान की तरफ आ गया। उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, इसलिए आहान ने थोड़ा सा फ्राउन किया पर ऋषभ को बुरा नहीं लगने दिया। ऋषभ ने नशे की हालत में कहा, आपको फिर से सब पता है? आहान ने बस एक तुक्का लगाया था जो सही हो गया था। उसने कहा, उसकी शादी जिससे हो रही है उसका स्टेटस बहुत हाई है और वो बहुत नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। बहुत लोग उससे शादी करना चाहते हैं, पर अगर जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है उसकी शादी उससे हो रही है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ऋषभ ने इरिटेट होते हुए कहा, और आप फैमिली है कौन? उनकी औकात ही क्या है? आहान को अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा था और वो ऑकवर्ड फील करने लगा। उसने ऋषभ की तरफ देखा और कहा, मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए वरना तुम्हारी वजह से वर्मा फैमिली मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देगी। आहान ने कहा जरूर था पर वो उसके पास ही बैठ गया। ऋषभ ने कहा, सबको बस वर्मा फैमिली की ग्लोरी नजर आती है, पर कितने राज हैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। ये बोलते बोलते वो हंसने लगा और फिर अचानक से रोने लगा। ये देखकर आहान को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने कहा, अगर तुम्हें इतनी परेशानी है तो फिर तुम उस इम्पोर्टेंट इंसान को अपने साथ लेकर क्यों नहीं चले जाते? जाओ यहाँ से। आहान नहीं जानता था कि उसने ये बात क्यों कही थी, पर ऋषभ को बेटर फील करवाने के लिए उसने बात कह दी थी। ये बोलने के बाद आहान ऋषभ को देखने लगा। वो ऋषभ के जवाब का इंतजार कर रहा था और इसे बहुत ध्यान से देख रहा था। ऋषभ ने नीचे देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रहा है। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। आहान को कुछ सुनाई नहीं दिया, उसने पूछा, क्या कहा तुमने? ऋषभ ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तुमने जो कहा था वो सही है। मैं उसकी शादी नहीं होने दे सकता हूँ। मैं उसे ऐसे ट्रैप में फंसने नहीं दे सकता हूँ। इस बार आहान ने ये बात सुनी और वो रियली शॉक था। ये आइडिया उसने खुद दिया था, पर वो जानता था कि अगर ऐसा हो गया तो फिर दोनों फैमिलीज की बहुत बदनामी होगी। आहान ये सोचकर परेशान हो रहा था। उसने कहा, कोई बेवकूफी मत करना। ऋषभ ने कहा, इसमें कोई बेवकूफी नहीं है, मुझे ये करना चाहिए क्योंकि ये सही है। ये बोलते ही उसका सारा नशा उतर गया। आहान को लगा शायद सुपर हालत में वो अपना फैसला बदल देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि उसने कहा,
तुमने मुझे जगह दिया है, अब मैं वही करूंगा जो सही है, और मैं जानता हूं कि ये सही है। इतना बोलने के बाद ऋषभ खड़ा हो गया। आहान ने वापस उसे अपने पास बिठाया और कहा, अगर तुम्हें मरना है तो तुम्हारी मर्जी, पर किसी के सामने मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है। ऋषभ खड़ा हो गया और उसने आहान के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इन सब की वजह से आहान बहुत अनईजी फील कर रहा था। आहान ने एक बार फिर कहा, अगर तुम उसे ले जाना चाहते हो तो क्या तुमने सोचा है कि आगे की जिंदगी कैसे स्पेंड करोगे? इस कंफर्ट जोन के बाहर लाइफ इतनी आसान नहीं है। और वर्मा फैमिली, उनसे तुम्हें कौन बचाएगा? तुम तो ये रहते हो ना, तो क्या तुम्हें याद नहीं है कि यहाँ पर कितने मास्टर्स हैं? ये सारी बातें सुनकर ऋषभ अपना फैसला बदल लेगा या फिर वो अपने साथ आहान को भी किसी मुसीबत में फंसाएगा। दोनों एक खुले मैदान में फाइट करने चले जाते हैं। दोनों के बीच में टक्कर की फाइट चल रही होती है, पर आहान थोड़े डिसएडवांटेज में होता है। तभी अचानक से वहां पर सुहाना का भाई ऋषभ आता है, जो नरेश से फाइट करना शुरू करता है। नरेश थक जाता है, इसलिए वो वहां से भागना चाहता है। वहीं आहान उस पर अटैक करने के लिए सही मौका तलाश रहा होता है। आहान उस वक्त इंतजार कर रहा था जब नरेश भागने की कोशिश करेगा और वो मौका देखकर उस पर अपना सबसे पावरफुल अटैक करेगा। उसने ऋषभ से हाथ नहीं मिलाया क्योंकि एक तो वो उसे जानता नहीं था और उसके मकसद के बारे में नहीं पता था उसे। दूसरा कारण ये था कि वो ऋषभ के स्टाइल को नहीं जानता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसके मूवमेंट्स भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएं। जैसे ही नरेश वहां से भागने की कोशिश करने लगा, आहान भागकर उसके पास गया और उसकी छाती को एम करते हुए उसने एक पंच मारा। ये नरेश के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए नरेश के पास इसका जवाब देने का कोई तरीका नहीं था। पंच सीधा उसकी छाती पर लगा था और बहुत ज्यादा पावरफुल भी था। उसे कुछ इंटरनल इंजरीज हुई थी, पर फिर भी उसमें इतनी ताकत नहीं बाकी थी कि वो वहां से जाए। नरेश ने अपना दर्द जाहिर नहीं किया और आहान से दूरी बना कर रखी। आहान को इस बात ने बहुत हैरान कर दिया था, पर फिर भी उसने अपने आप को शांत किया और नरेश के पीछे भागने लगा। पर एक स्वॉर्ड अटैक ने उसके कदम रोक दिए थे। ऋषभ आहान को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। दोनों ने 3-4 मूव्स एक्सचेंज किए, पर फिर आहान ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने तुम्हारी मदद की और तुम ये कर रहे हो? ये सुनकर ऋषभ और बेचैन हो गया और उसने कहा, मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी थी, ये तो शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार रहा हूँ। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे उससे क्या खुन्नस है। आहान ने मन में उसे गाली दी और कहा, अजीब पागल है। वो ऋषभ को जानता भी नहीं था और ना ही उसकी वर्मा फैमिली से कोई दुश्मनी थी, पर फिर भी उसके साथ वो फाइट कर रहा था। अगर आहान को नरेश तक पहुंचना था तो उसे पहले ऋषभ से डील करना पड़ेगा, पर उसके ऋषभ से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। आहान हेल्पलेसली वहां खड़ा था और नरेश को अपनी आंखों के सामने भागता हुआ देख रहा था। नरेश के भागने के बाद वहां पर वो 4 लोग ही बचे थे। आहान ने अटैक नहीं किया था, इसलिए ऋषभ ने भी कुछ नहीं किया था और वो जेनी और सुहाना के पास आ गया। जब वो उनकी तरफ आ रहा था तब जेनी ने पूछा, ये तुम्हें यहाँ से ले जाएगा? सुहाना ने बहुत कैजुअली जवाब दिया, लगता तो ऐसा ही है, पर मैं बहुत वक्त से उन लोगों से मिली भी नहीं, पता नहीं ये क्यों आया है यहाँ। जेनी ने कहा, तुम इसके साथ मत जाना, वैसे भी कितने सालों से तुम यहाँ अकेले रह रही हो। सुहाना ने कुछ नहीं कहा, वो ऋषभ को अपने पास आता हुआ देख रही थी। जैसे ही ऋषभ वहां आया, उसने रूखी आवाज में कहा, सुहाना मेरे साथ चलो। उसने जेनी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। सुहाना ऋषभ को बहुत जंकी देख रही थी। उसने स्माइल किया और कहा, ओके। जब जेनी ने ये सुना तब उसने सुहाना को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने अपनी गर्दन नीचे कर ली। वो समझ गई थी कि चाहे सुहाना कितना भी बोल ले, पर वो अब भी अपने परिवार के प्यार में बंधी हुई थी। वो उन दोनों को वहां से जाते हुए देख रही थी। तभी आहान जेनी के पास आया और उसने उसके कान में धीरे से कहा, तुम्हें मेरे सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए। आहान की टोन बहुत फ्लैट थी, पर उसमें बहुत सारे सवाल थे। जेनी अचानक से उसकी तरफ मुड़ी और उसका बैलेंस बिगड़ने लगा। वो जोर से चिल्लाई, विराट सर। जेनी गिरने वाली थी, पर आहान ने उसे पकड़ लिया। आहान ने कहा, तुम बहुत वीक हो, पर इतनी भी नहीं कि बेहोश हो जाओ। मुझे तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहे हैं। इतना कहकर आहान ने उसे छोड़ दिया और वो जमीन पर गिर गई। जेनी ने कहा, मेरे इरादे चाहे कैसे भी हों, पर आपको तो मुझे गिरने नहीं देना चाहिए था। आप तो मुझे प्रोटेक्ट कर सकते थे ना। जेनी ने कहा और खड़ी हो गई। उसने अपनी ड्रेस छड़काई और कहा, विराट सर, आप ऐसे क्यों हैं? आहान ने कहा, मुझे तुम्हारे कैरेक्टर पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम कब किसको धोखा दे दो,
ये जान पाना इम्पॉसिबल है। जेनी ने नाराज होते हुए कहा, मैंने आपसे एक बार भी झूठ नहीं बोला है और ना ही ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आप मुझ पर भरोसा ना करो। आहान ने सोचा कि जेनी सच कह रही है। उसने कभी भी आहान के सामने कोई झूठ नहीं बोला था, पर फिर उसे वो पर्ल याद आया और उसने कहा, अगर तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला है तो फिर ये क्या है? अपने पॉकेट से पर्ल निकालते हुए आहान ने कहा। जेनी ने स्माइल किया और कहा, ये विराट सर के लिए गिफ्ट है। हमने गलती से आपको कैप्चर कर लिया था, इसलिए इसे कॉम्पेंसेशन समझ लीजिए। आहान को उसकी बात पर भरोसा नहीं था, फिर भी उसने कहा, अच्छा, अगर ये मेरे लिए गिफ्ट है तो फिर मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। ये सुनकर जेनी के चेहरे का रंग उड़ गया, पर उसने अपने आप को संभाला और कहा, ये आपके लिए ही है। अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये भले ही बहुत प्रेशियस चीज नहीं है, पर फिर भी बहुत महंगी है। आहान ने मन में सोचा, ये लड़की बिल्कुल सिंपल नहीं है। पता नहीं सच बोल रही है या नहीं, कहीं इसकी वजह से न फंस न जाऊं। पर आहान ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उस पर्ल को वापस पॉकेट में डालते हुए कहा, ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ। जेनी ने स्माइल किया और कहा, ऑफ कोर्स, मैं नरेश चोपड़ा से डरती नहीं हूँ। आहान उसकी बात का मतलब समझता था, पर फिर भी उसने उसे इग्नोर कर दिया। बल्कि उसने जेनी से पूछा, वो दो लोग जो अभी यहाँ से गए हैं वो कौन है? क्या तुम उन्हें जानती हो? जेनी ने कहा, वो लोग वर्मा फैमिली से हैं। आहान ने पूछा, वर्मा फैमिली से मतलब? जेनी ये बात सुनकर बहुत सरप्राइज हो गई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि आहान वर्मा फैमिली को नहीं जानता होगा। उसने कहा, आप वर्मा फैमिली को नहीं जानते हैं? आहान ने कहा, नहीं, मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना है। ये कोई बहुत पॉपुलर फैमिली है क्या? आहान ने उनके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, क्योंकि आहान कुछ वक्त पहले ही मार्शल आर्ट्स में बहुत फेमस हुआ था और खतरनाक फैमिलीज के कांटेक्ट में आया था। अगर वो 2 साल पहले ऐसे कल्टिवेट कर रहा होता तो उसे वर्मा फैमिली के बारे में जरूर पता होता। वर्मा फैमिली मार्शल आर्ट्स में बहुत बड़ा नाम थे और उनकी फैमिली में 18 यंग मास्टर्स थे, पर लगभग 2 साल में सारे 18 मास्टर्स एक एक करके हार गए थे। तब से उनकी फैमिली डिग्रेड होने लग गई थी। धीरे धीरे वो लोग बहुत डर गए थे, इसलिए उन्होंने सबको मार्शल आर्ट्स के कांटेक्ट में आने के लिए मना कर दिया था। कुछ वक्त बाद मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में उनकी रेपुटेशन बिल्कुल खत्म हो गई थी, पर डेजर्ट में अभी भी उनका बहुत नाम था। वहां पर अभी भी उनकी चलती थी। जेनी बहुत सरप्राइज थी। उसने पूछा, क्या आपने हेवन स्वॉर्ड के बारे में सुना है? आहान ने नाम में गर्दन हिला दी। उसने कभी भी इस टेक्निक के बारे में नहीं सुना था। वो नाम थोड़ा फेमिलियर था, पर आहान को उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। ये सुनकर जेनी और भी ज्यादा हैरान हो गई थी, पर वो आहान के सामने ज्यादा रिएक्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और उसने आहान से कहा, वर्मा फैमिली डेजर्ट की सबसे पुरानी फैमिली है। वो यहाँ कब आए थे इसके बारे में कोई नहीं जानता होगा। एक वक्त था जब मार्शल आर्ट्स की दुनिया में उनका बहुत नाम था, पर फिर धीरे धीरे उनकी रेपुटेशन खत्म होने लग गई। अब उनका मार्शल आर्ट्स में तो इतना बोलबाला नहीं है, पर डेजर्ट में अभी भी वो किंग है। सब लोग उनका कहा मानते हैं और उनसे डरते भी हैं। हेवन स्वॉर्ड उन्हीं की एक तकनीक है, पावरफुल स्वॉर्ड तकनीक, जो जनरेशन से पास ऑन होती आ रही है। ये सब सुनकर आहान ने क्यूरियसली पूछा, क्या उनका मार्शल आर्ट्स बहुत पावरफुल है? जेनी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता है, मैंने भी बस सुना है। अगर सब लोग इतना बोल रहे हैं तो फिर उनका मार्शल आर्ट्स पावरफुल तो होगा ही। आहान समझ गया था कि जेनी को ज्यादा कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने भी सवाल करना बंद कर दिया था। उधर दीपाक्षी के घर चौहान हाउस में नरेश बेड पर लेटा हुआ था और दीपाक्षी के दादाजी उसके पास बैठे हुए थे। नरेश को आहान ने बहुत तेज पंच मारा था, इसलिए उसको कुछ इंटरनल इंजरीज हो गई थी। वो इस वक्त आराम कर रहा था। नरेश ने कहा, हेमराज सर, अगर वो वर्मा फैमिली का फाइटर बीच में नहीं आया होता तो मैं उस लड़के की जान ले लेता। हेमराज ने नरेश की तरफ देखा और कहा, तुम अभी उन सब के बारे में मत सोचो, मैं उसे मारने के लिए किसी और को भेज दूंगा, तुम आराम करो। नरेश को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने कहा, नहीं सर, उस आहान से बदला तो मैं ही लूंगा, मैं ऐसे अपना नाम खराब नहीं कर सकता। हेमराज ने कहा, अब इस मामले में वर्मा फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई है, अब उस लड़के के लिए वर्मा फैमिली से रिश्ते खराब नहीं कर सकते हैं। अगर तुमने फिर कुछ किया तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा।
नरेश को ये सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, मैं समझ सकता हूँ। जब हेमराज ने देखा कि नरेश मान गया है तब उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, हमारे पास ऐसे 2 लोग हैं जो उसे मार सकते हैं। उन्हें एक बार भेजा गया तो फिर वो हमला करके ही वापस आएंगे। नरेश जानता था कि हेमराज किसकी बात कर रहे हैं, इसलिए उसने कहा, अल्फा को जाने दीजिए। हेमराज हैरान हो गया। उसने कहा, अल्फा को? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? नरेश ने जवाब दिया, नहीं, मैंने उस लड़की की स्ट्रेंथ देखी है। वो बहुत पावरफुल है, इसलिए उसे हराना आसान नहीं होगा। वैसे भी कोई नहीं जानता है कि वो ग्रैंड मास्टर कब वापस आ जाएगी। नरेश नीतू की बात कर रहा था। एक बार वो और आहान फिर से एक हो गए तो आहान को हराना मुश्किल हो जाएगा। हेमराज भी इसके बारे में जानते थे, इसलिए वो भी सोच में पड़ गए थे। आहान और जेनी उसके होटल आ गए थे। जब वो रिसेप्शन के पास पहुंचे तब एक आदमी उनके पास आया और उसने कहा, जो लेडी आपके साथ आई थी वो चेकआउट कर चुकी है, क्या आप अब भी चेकआउट करना चाहते हैं? ये बात सुनकर आहान हैरान था। उसने पूछा, वो लड़की जो बहुत पतली थी और उसके पास एक बैकपैक था, वो चेकआउट क्यों करेगी? स्टाफ ने कहा, यस सर, वो हमें नहीं पता है, आप उनसे ही पूछिएगा, पर उन्होंने रिसेप्शन से चेकआउट किया है और वो चली गई है। ये सुनकर आहान के दिमाग में पहला ख्याल नरेश का आया। दीपाक्षी कहाँ चली गई है? क्या वो नरेश के साथ है या फिर किसी नई मुसीबत में फंस गई है? आहान जेनी से पूछता है कि क्या वो नरेश चोपड़ा को ढूंढने में उसकी मदद करेगी। तब जेनी कहती है कि उसे वर्मा फैमिली से मदद मांगनी चाहिए। आहान वर्मा मैंशन में पहुंचता है और वहां पर वीरेन से मिलता है। जब आहान वीरेन को अपने आने का कारण बताता है तब वीरेन उसकी मदद करने से मना कर देता है। वीरेन उसे डेजर्ट वुल्फ के बारे में बताता है। जब आहान वहां से जाने लगता है तब वीरेन उसे उनका फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए कहता है। आहान वीरेन के इनविटेशन के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा कि दीपाक्षी भले ही उसके साथ नहीं थी, पर उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वो लोग उसे रूम में बंद करके रखेंगे और उसकी सारी फ्रीडम चली जाएगी। जहाँ तक कि उसे वापस नीतू के पास ले जाने की बात थी, वो तो आहान किसी भी तरह कर लेगा। ये सब सोचने के बाद आहान ने कहा, ठीक है। ये सुनकर वीरेन खुश हो गया और उसने कहा, आई एम श्योर सिस्टर आपसे मिलकर और आपकी ब्लेसिंग्स लेकर बहुत खुश होगी। इतना कहकर वीरेन वहां से चला गया। अब आहान लॉन में अकेला था। वो नहीं जानता था कि किसकी शादी थी, पर वहां रुककर वर्मा फैमिली को करीब से जानने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़ी देर बाद वहां एक सर्वेंट आया और वो आहान को कोर्टयार्ड में ले गया। वहां पर फूलों की मीठी खुशबू आ रही थी और चारों तरफ बहुत फ्रेशनेस थी। आहान को वहां का एनवायरनमेंट बहुत रिलैक्स कर रहा था। वो कोर्टयार्ड के पास में बने हुए गेस्ट रूम में आ गया और सर्वेंट वहां से चला गया। उस रूम में सारी फैसिलिटी थी। वो रूम किसी हाई क्लास 5 स्टार होटल के रूम से कम नहीं था। आहान इस वक्त बहुत कंफर्टेबल था। कुछ देर बाद आहान आराम करने के बाद बोर होने लगा, इसलिए वो कोर्टयार्ड में टहलने चला गया। जैसे ही वो बाहर निकला कुछ सर्वेंट्स उसके पास आ गए। वो आहान का इंतजार कर रहे थे ताकि वो जान सके कि आहान को किसी चीज की जरूरत है या नहीं। आहान ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ पर वॉक करना चाहता हूँ। उनमें से एक सर्वेंट ने कहा, अगर आपको वॉक करनी है तो आप फ्लावर गार्डन में वॉक कर सकते हैं। साल के इस टाइम वहाँ पर बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं। ये सुनकर आहान की क्यूरियोसिटी बढ़ गई और नोट करने के बाद उस सर्वेंट के पीछे वो जाने लगा। फ्लावर गार्डन बहुत बड़ा था और वहाँ पर बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी। आहान ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर उस फ्रेग्रेंस को एंजॉय करने लगा। जब आहान ने आंखें खोली तब सर्वेंट ने कहा, सर, यह है हमारा फ्लावर गार्डन। आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं और अंदर बहुत सारे स्नैक्स, ड्रिंक्स और रिफ्रेशमेंट्स हैं जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं। इतना कहने के बाद वो वहां से चला गया। आहान गार्डन में टहलने लगा। वहां पर बहुत सारे व्हाइट और येलो कलर के फ्लावर थे। आहान चुपचाप चल रहा था और उसका माइंड और बॉडी दोनों अच्छे से रिलैक्स हो गए थे। कुछ कदम चलने के बाद में आहान को एक शेड नजर आई जहाँ पर एक टेबल और चेयर्स लगी हुई थी और जिस स्नैक्स के बारे में सर्वेंट बात कर रहा था वो रखे हुए थे। आहान चेयर पर बैठ गया। यहाँ पर अभी बहुत शांति थी। आहान ने एक केक का पीस उठाया और उसे टेस्ट किया। एक बाइट से उसे पता चल गया था कि वो बनाना केक था और टेस्ट में काफी अच्छा था। आहान कुछ देर वही बैठा रहा और डिनर टाइम होने का इंतजार करने लगा। ठंडी हवा चल रही थी।
इसलिए कुछ फ्लावर्स और लीव्स उसके शोल्डर पर आकर गिर गई थी। आहान ने उन्हें जैसे ही हटाया और उसने देखा कि वहां पर एक लड़की आ रही थी। आहान ने जब गौर से देखा तब उसे याद आया कि वो लड़की जेनी की दोस्त थी। आहान उसका नाम नहीं जानता था। सुहाना भी उस गार्डन में किसी अनजान को देखकर हैरान थी। उसे नहीं लगा था कि वो वहां किसी से भी मिलेगी। जब सुहाना ने नजदीक से देखा तब वो आहान को पहचान गई थी। वो सीधा उसके पास आई और उसने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आहान ने उसे देखा और कहा, लास्ट टाइम मैं जब आपसे मिला था तब मैंने आपका नाम नहीं पूछा था। मुझे नहीं पता था कि आप वर्मा फैमिली के मेंबर हैं। आहान ने उस दिन सुहाना को ध्यान से नहीं देखा था, इसलिए वो अब उसे देख रहा था। सुहाना सुंदर थी और उसके बाल बहुत लंबे थे। उसने मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक लगा रखी थी और वो बहुत डिसेंट लग रही थी। आहान ने उसे बहुत नेचुरली देखा था, इसलिए वो क्रीपी भी नहीं लग रहा था। सुहाना आहान के सामने वाली चेयर पर बैठ गई और उसने कहा, मेरा नाम सुहाना है, आप कौन है? आहान ने जवाब दिया, आहान। सुहाना ने टेबल पर केक को देखा और पूछा, आपने ये बनाना केक ट्राई किया? कैसा लगा आपको? आहान को इस सवाल की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसके एक्सप्रेशन बदल गए। उसने केक ट्राई किया था और उसे पसंद भी आया था, इसलिए उसने कहा, ये वर्मा फैमिली की तरफ से है तो अच्छा ही होगा। आहान ने जो कहा था वो सच था, पर सुहाना को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने कहा, इस केक का वर्मा फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर आहान को अंदाजा हो गया था कि उसके और वर्मा फैमिलीज के बीच में इक्वेशन ठीक नहीं है, तो उसने आगे इस टॉपिक पर बात नहीं की और टॉपिक चेंज करते हुए कहा, ये गार्डन कितना सुंदर है। मैं बोर हो रहा था इसलिए यहाँ पर वॉक करने आ गया। किस्मत देखो, अब हम दोनों इसकी खूबसूरती को एडमायर कर रहे हैं। सुहाना ने अपने आसपास फूलों को देखा और थोड़ा उदास होते हुए बोली, भले ये सब कितने ही सुंदर क्यों ना हो, पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ये सब खत्म हो जाएगा। इनके खत्म हो जाने के बाद कोई इन्हें याद भी नहीं करेगा और that is something really sad। आहान ने उसकी बात से एग्री नहीं किया और कहा, उन्होंने कभी किसी को उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए नहीं कहा है। वो बस खुशी और उम्मीद स्प्रेड करते हैं, बाकी उन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। ये सब सुनकर सुहाना को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, आपको कुछ नहीं पता है, आप यहाँ पर बस गेस्ट हैं। कोई कितना दर्द में है इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं आप। बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, जिस पर गुजरती है उससे पता चलता है। आहान को इस डांट का मतलब समझ नहीं आया था। वो नहीं जानता था कि सुहाना के मन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से एक नॉर्मल बात को उसने एक अलग एंगल दे दिया था। पर वो इतना जरूर समझ गया था कि सुहाना बहुत डिप्रेस थी। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे कंसोल करे, इसलिए वो चुपचाप बैठा रहा। आहान को इस तरह चुप देखकर सुहाना को एहसास हुआ कि वो ज्यादा इमोशनल हो गई थी। उसने अपना सिर झुकाया और आहान से कहा, आई एम सॉरी, मुझे इस तरह आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आहान उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे कंसोल करना चाहता था, पर उसे लगा कि अगर किसी ने देख लिया तो वो गलत मतलब निकालेंगे, इसलिए आहान ने कुछ नहीं किया बल्कि कहा, आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। शायद मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत होगा, तभी आपने ऐसे रिएक्ट किया है। सुहाना ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे दिमाग में बुरा थॉट आया जिसकी वजह से ये सब हो गया। ये मेरी प्रॉब्लम है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इतना कहने के बाद सुहाना वहां से चली गई। वो अपना दर्द किसी से नहीं शेयर कर सकती थी, तो फिर एक अनजान लड़के के साथ कैसे शेयर कर सकती थी? आहान ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। उसके जाने के बाद वो अब गार्डन में अकेला था। आहान थोड़ी देर शांति से बैठा ही था कि तभी वहां पर ऋषभ आ गया। वो सीधा आहान के पास आया और उसने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। ऋषभ के पास इस वक्त उसकी स्पोर्ट नहीं थी और ना ही उसने फाइटिंग सूट पहना हुआ था। उसने बहुत ही कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। इस वक्त आहान उठकर जाना चाहता था, पर ऋषभ के आने के बाद उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो फिर से बैठ गया। उसने कहा, हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, फिर तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? ऋषभ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो इस वक्त बस इतना चाहता था कि उसे कोई मिल जाए जिससे वो बात कर सके। उसने कहा, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ और बहुत पेन में हूँ। आहान पहले तो उसे इग्नोर करके जाना चाहता था, पर जब उसने ये बात सुनी तब वो रुक गया। उसके अंदर भी बहुत क्यूरियोसिटी हो गई थी। ऋषभ ने कहा, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, पर वो मुझे बहुत बॉदर कर रही हैं। मैं आखिर ये सब बात किससे शेयर करूँ? आहान ने इनडायरेक्टली पूछा।
तुम वर्मा हो, क्या वर्मा फैमिली भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती है? ऋषभ ने डिसअपॉइंट होते हुए जवाब दिया, वर्मा फैमिली तो है जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैं जब 4 साल का था तब से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अब मुझे प्रैक्टिस करते हुए 14 साल हो गए हैं। मैं रोज अपनी बॉडी को मेडिसिनल लिक्विड में सोक करता। ये बहुत पेनफुल होता है। ऐसे मार्शल आर्ट्स का क्या फायदा? मुझे मेरी फैमिली ने मार्शल आर्ट्स बहुत मुश्किल से सिखाया है। आहान ने जवाब दिया, अगर तुम इतने सालों से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर तो तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल भी बहुत अच्छा होगा। तुमने इतने हार्डशिप्स देखे हैं और अब तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऋषभ ने ये बात सुनकर कहा, हाई कल्टीवेशन लेवल का क्या मतलब है? अगर मैं फाइट ही नहीं कर सकता तो? वो जब ये सब बातें बोल रहा था तब साफ नजर आ रहा था कि वो कितना दुखी है। आहान को नहीं पता था कि ऋषभ किस बारे में बात कर रहा था, इसलिए वो कोई ओपिनियन नहीं दे पाया। ऋषभ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने कहा, उन्हें क्या लगता है? मैं जानता नहीं हूँ, पर मुझे पता है जिस तरह से उसने मुझे देखा है, मैं समझ गया था कि जो बातें उसने मुझसे की थी वो बहुत अजीब लगी थी। अब मुझे अजीब लग रहा है तो मैं उनसे पूछूंगा ना। और जब मैंने उससे पूछा और मुझे जवाब मिला तब मैं तो खुशी से पागल हो गया था। मैंने उसे ढूंढा और मैं उसे वापस लेकर आया, पर ये लोग देखो क्या कर रहे हैं। यह है वर्मा फैमिली। ऋषभ की बातों में वर्मा फैमिली के लिए नाराजगी साफ नजर आ रही थी। वो इस वक्त इतना प्रेशर फील कर रहा था कि उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। उसने अपने आप को शांत किया और कहा, मुझे गुस्सा इस बात का है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्या फायदा मेरे स्पोर्ट टेक्निक में इतना अच्छा होने का अगर मैं लड़ नहीं सकता हूँ तो? इतना बोलते हुए वो अपनी चेयर का सहारा लेकर बैठ गया। आहान ने पहले सोचा था कि वो कुछ नहीं बोलेगा, पर उसे इतने दर्द में देखकर उसने कहा, क्या तुम मर्द नहीं हो? ऋषभ ने उसे देखा और कहा, ऑफ कोर्स आई एम मैन। इस पर आहान ने जवाब दिया, तो फिर वो करो जो एक आदमी को करना चाहिए। एक इस दर्द की बात कर रहे हो तुम? कौन सा दर्द? कैसा दर्द? तुम सोचो कि वो इंसान तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अपने बारे में सोचना बंद करो। अगर तुम्हें किसी के लिए कुछ करना है तो फिर तुम्हें फैमिली के अगेंस्ट जाना होगा। क्या ऋषभ को आहान की बातें समझ आएंगी? आहान को लगता है कि ऋषभ की मदद करने का उसका फैसला सही नहीं है। फिर भी आहान कहता है कि वो फंक्शन ओवर होने के बाद केओस क्रिएट करेगा और उस वक्त वो ब्राइड को वहां से ले जा सकता है। केओस क्रिएट करने के लिए आहान हेमराज से फाइट करता है और उन्हें रोकने वीरेन भी आ जाता है। सबका ध्यान इस वक्त फाइट पर होता है और इतने में ऋषभ ब्राइड के पास पहुंच जाता है। ऋषभ ने वेटर के कपड़े पहने हुए थे और वो एक डाइनिंग कार्ट को पुश कर रहा था। गार्डन साइड पर इस वक्त कोई नहीं था, इसलिए किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं गया था। ऋषभ के माथे पर इस वक्त पसीना आया हुआ था और वो बहुत घबरा रहा था। वर्मा मैंशन में गार्डन में इस वक्त हल्की हल्की लाइटिंग थी और कुछ भी ज्यादा क्लियर नजर नहीं आ रहा था। पेड़ पौधों की वजह से वहां पर हवा चल रही थी और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। ऋषभ को उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त उसे वहां कोई मिलेगा, पर जब वो थोड़ा आगे आया तब उसने देखा कि कोई खड़ा है और उसके आने का ही इंतजार कर रहा है। ऋषभ ने जब गौर से देखा तब वो बोहरा फैमिली का बेटा था। सब लोग उसे जानते थे और ऋषभ भी उसे पहचानता था। वो आज का मेन अट्रैक्शन था। उसने ऋषभ को रोका और कहा, तुम जिसे ले जाना चाह रहे हो वो मेरी फियांसे है। मैं तुम्हें उसे इस तरह से ले जाने नहीं दे सकता हूँ। आहान के प्लान के हिसाब से जब वो हेमराज से फाइट करके सबका ध्यान अपनी तरफ करेगा तब ऋषभ ब्राइड को डाइनिंग कार्ट में छिपाकर वहां से ले जाएगा। ब्राइड मान गई थी, इसलिए इस वक्त वो डाइनिंग कार्ट के नीचे छिपी हुई थी। ग्रूम को ये बात पता चल गई थी और उन्हें वो रोकना चाहता था। ऋषभ ने ग्रूम को देखा और कहा, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। She is destined to be with me. ऋषभ की टोन बहुत रूखी थी, पर फिर भी ग्रूम ने अपना काम नहीं खोया था। उसका चेहरा बहुत शांत था और उसने उसी कामनेस से कहा, मैं वर्मा फैमिली से किसी भी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता। डाइनिंग कार्ट को यहाँ छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। ऋषभ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने कार्ट का हैंडल बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, जैसे वो कहना चाह रहा था कि वो इस कार्ट को नहीं छोड़ेगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब ऋषभ वहां से नहीं गया तब ग्रूम ने कहा, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो फिर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे ब्लेम मत करना। इतना कहते ही ग्रूम ने ऋषभ का हाथ पकड़ा और कार्ट छुड़वाने की कोशिश करने लगा।
पर ऋषभ अपने हाथ की पकड़ को ढीली करने के लिए तैयार नहीं था और बार बार अपनी कलाई छुड़वा रहा था। इतना ही नहीं, ऋषभ ने उस पर अटैक भी कर दिया था, जिसकी वजह से ग्रूम को रिट्रीट करना पड़ा था। अब दोनों के बीच में फाइट शुरू हो गई थी। कुछ ही सेकंड्स में दोनों एक दूसरे पर 10-12 मूव्स कर चुके थे, पर किसी को भी कोई इंजरी नहीं हुई थी। ग्रूम ने ऋषभ के स्किल्स देखने के बाद कहा, लोग सही कहते हैं, वर्मा फैमिली में सबसे प्रॉमिसिंग फाइटर तुम ही हो जो इस फैमिली से ग्रैंड मास्टर फिल्म में पहुंच सकते हो। इस एज में तुम कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंच गए हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा फाइटर मेरी फियांसे को ले जाने की कोशिश करेगा। कुछ मूव्स एक्सचेंज करने के बाद ही ग्रूम समझ गया था कि ऋषभ बहुत पहुंचा हुआ फाइटर है, पर अब इस सब के बाद ऋषभ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ब्राइड को ले जाने के बाद वैसे भी वर्मा फैमिली और बोहरा फैमिली उस पर अटैक करने ही वाले थे, इसलिए वो सब अभी हो जाए तो बेटर था। जब ऋषभ ने कुछ नहीं कहा, तब ग्रूम ने फिर से कहा, तुम भले ही कोई भी हो, पर मैं तुम्हें मेरी फियांसे को ऐसे नहीं ले जाने दूंगा। इतना कहने के बाद वो ऋषभ के जवाब का इंतजार करने लगा। ऋषभ झुका और उसने कार्ड से कपड़ा हटाया। इस वक्त ब्राइड वहां नीचे बैठी हुई थी और रो रही थी। उसने अपने मुंह को हाथ से कवर किया हुआ था ताकि किसी को भी कोई आवाज न सुनाई दे। ऋषभ ने उसे मुस्कुराते हुए देखा, पर ब्राइड बहुत घबराई हुई थी। उसे नहीं पता था कि बाहर किसने उन्हें रोका है और क्या चल रहा है। उसने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? ऋषभ ने कहा, हाँ सब ठीक है, और जो ठीक है नहीं है उसे मैं ठीक कर दूंगा, तुम मुझ पर भरोसा रखो। उसने कुछ नहीं कहा, बस एग्रीमेंट में अपनी गर्दन हिला दी। ऋषभ किक्स और पंचेस में इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा स्वॉर्ड चलाने में था। उसने अपने पीठ पर बंधी हुई स्वॉर्ड निकाली और ग्रूम पर जोरदार अटैक करने लगा। उसका ऑरा बिल्कुल चेंज हो गया था और वो किसी फाइटिंग मैनियाक की तरह ग्रूम पर अटैक कर रहा था। फाइनली ग्रूम की एनर्जी ने जवाब दे दिया और वो आगे फाइट कंटिन्यू नहीं कर पाया। उसने कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो? ऋषभ ने अपने अटैक्स करना बंद कर दिए थे। उसने गुस्से में ग्रूम को देखा और कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी जान देने का कोई शौक नहीं है। इतना कहने के बाद ऋषभ ने कार्ड किया और वहां से जाने लगा। ग्रूम में भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें जाने दिया, पर अचानक से बोला, उसका ध्यान रखना। ऐसा लग रहा था जैसे ऋषभ ने उसकी बात नहीं सुनी थी और वो अपने ही धुन में जा रहा था। ऋषभ की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी। वो तो ब्राइड को लेकर वहां से चला गया था, पर आहान अभी भी फंसा हुआ था। वीरेन के मार्शल आर्ट स्किल्स आहान की टक्कर के थे। दोनों बहुत कैजुअली एक दो मूव्स एक्सचेंज कर रहे थे, पर कोई भी किसी को भी सीरियस इंजरी नहीं कर पा रहा था, बल्कि वीरेन के पाम स्ट्राइक ने आहान का बैलेंस बिगाड़ दिया था। आहान ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारे स्किल्स तो वाकई में बहुत कमाल की है। दोनों इस वक्त रुक गए थे और फाइट नहीं कर रहे थे। वीरेन का फाइट करने का कोई इरादा नहीं था। वो बस किसी तरह हेमराज को आहान के हाथों मरने से बचाना चाहता था। उसने आहान की तारीफ को एक्सेप्ट करते हुए कहा, यह तो कुछ नहीं है। अगर आपको असली मार्शल आर्ट्स देखना है तो फिर आप यहाँ और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वरना बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। आई होप इस मैटर को अवॉइड किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो वर्मा फैमिली इंटरफेयर नहीं करेगी। आहान अपने दिमाग में केओस का टाइम कैलकुलेट करने लगा। उसने अंदाजा लगाया कि अब तक तो ऋषभ ब्राइड को लेकर भाग गया होगा। अब वो इस ड्रामे को खत्म कर सकता था, पर उसे अफसोस सिर्फ इस बात का था कि वो हेमराज को नहीं मार पाया था। आहान ने कहा, सिर्फ आपकी बात मानकर मैं इन्हें अभी नहीं मार रहा हूँ, पर इनकी लाइफ टेम्पररी है और बहुत जल्द मैं इनकी जान ले लूंगा। जब आहान ने ये कह दिया था तो फिर वीरेन को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा, वो आपका आपस का मैटर है, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, पर वर्मा मैंशन में ऐसा कुछ करने की इजाजत मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। हेमराज को बहुत गुस्सा आ रहा था और उनकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, पर इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकते थे। इतने लोगों के सामने वो बहुत ह्यूमिलिएटेड और इंसल्टेड फील कर रहे थे। धीरे धीरे सारे गेस्ट्स वहां से जाने लगे थे। आहान का भी अब वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो अब वहां से तुरंत निकलना चाहता था। वो किसी को बिना बताए वहां से जाना चाहता था ताकि कोई भी उससे आज के तमाशे से रिलेटेड कोई सवाल ना पूछे। आहान जब मेन गेट के पास आया तब उसने एक बार कार से लिफ्ट मांगी। एक कार उसके आगे आकर रुकी और उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गई। उस कार में दो लोग थे।
एक मिडिल एज्ड आदमी और एक यंग लड़की। दिखने में दोनों बाप बेटी लग रहे थे। लड़की ड्राइव कर रही थी और आदमी पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी और ना ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी। उसने आहान को एक दो बार देखा पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो आदमी एक बिजनेसमैन लग रहा था और उसकी कार भी काफी अच्छी थी। वो आहान के सामने बहुत प्रोफेशनली स्माइल कर रहा था। आहान कार में बैठा और उसने कहा, लिफ्ट देने के लिए थैंक यू। उस आदमी ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैं आहान रायजादा से यहाँ पर मिलूंगा। ये सुनकर आहान बहुत क्यूरियस हो गया और उसने कहा, व्हाट, आप मुझे जानते हैं? आहान उस आदमी को पहचान नहीं पा रहा था। उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि वो उससे कहाँ मिला था। उस आदमी ने स्माइल किया और जवाब दिया, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं आपसे एक बार न्यू ईयर पार्टी में मिला था, तब हमने आपस में बात भी की थी। आहान को अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा था, पर फिर भी पोलाइटनेस से उसने कहा, ओह हाँ, तभी मैं सोचूं कि आपका चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। वो आदमी जानता था कि आहान नाटक कर रहा है, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने स्माइल के साथ कहा, जब मैं यहाँ आया था तब सोच ही रहा था कि आप मुझे यहाँ मिलेंगे या नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपसे मिल पाऊंगा, पर वर्मा फैमिली इतनी नामी फैमिली है तो वो आपको बुला ही सकते हैं। आहान ने जवाब दिया, कोइंसिडेंटली मैं आया था इसलिए आ गया। उस आदमी ने कहा, आपका तो बहुत नाम है और आपका बिजनेस भी बहुत बड़ा है, आपके पास ज्यादा वक्त कहाँ होगा। वर्मा फैमिली डेजर्ट में बहुत बड़ी फैमिली है और मुझे मेरा बिजनेस एक्सपांड करना है, इसलिए मैं आज यहाँ आया था। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी उसे ये सब बातें क्यों बता रहा था, पर वो फिर भी चुपचाप सुन रहा था। उस आदमी ने फिर से कहा, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि आज मैं आपसे मिल पाया। आप मेरे रोल मॉडल हैं और मैं आपके जैसा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। ये सुनकर आहान हंसा और उसने मॉडेस्ट होते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि इतने लोग मुझे एडमायर करते हैं। उस आदमी ने सीरियस टोन में कहा, आप नहीं जानते कि आपका कितना नाम है। जब मैं मनाली में था तब अक्सर आपके बारे में बहुत कुछ सुनता था। लोग आपके बिजनेस स्किल्स से बहुत इम्प्रेस थे, बस आपके बोलने की देर है और करोड़ों रुपए आपके अकाउंट पे ट्रांसफर हो सकते हैं। वो आदमी लगातार बोल रहा था। अब आहान को लगने लगा कि ये ज्यादा ही बोल रहा है। आहान ने मन में सोचा, इतना भी कोई मेरे बारे में बात नहीं करता होगा। He is being unreasonable। आहान अब उस लड़की को देख रहा था। वो लगातार आहान को देख रही थी। जैसे ही उसने देखा कि आहान उसे देख रहा है तो उसने उसे आंख मारी और एक फ्लाइंग किस दी। ये देखकर आहान बहुत हैरान हो गया था। उस लड़की के एक्सप्रेशंस देखकर लग रहा था जैसे अगर वो कार में नहीं होती तो अब तक आहान पर झपट चुकी होती। ये देखकर आहान को बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगा और उसने विंडो के बाहर देखा। अचानक से उसे एहसास हुआ कि वो किसी सुनसान रास्ते पर था। आहान ने कंफ्यूजन में पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने तो पास के होटल में मुझे ड्रॉप करने के लिए कहा था। उस आदमी ने आहान की बात नहीं सुनी और अपनी बातें बोलता रहा। आहान ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ा और कहा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कहा, जैसा मैंने सोचा था, आपने मुझे नहीं पहचाना। ये आदमी कौन है और आहान से क्या चाहता है? जेनी दीपाक्षी को लेने चली जाती है, पर जब वो उसके बिना वापस आती है तब आहान को बहुत गुस्सा आता है। वो चाकू की नोक पर उसे धमकाने की कोशिश करता है, पर जेनी उसे कुछ नहीं बताती है। कुछ देर बाद जेनी उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है, पर आहान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आशु वहां आता है और जेनी के कान में कुछ कहता है, जिसकी वजह से जेनी बहुत डर जाती है। वो आहान को छुपने के लिए कह देती है। आहान सेकंड फ्लोर के रूम में चला जाता है। वो रूम किसी लड़की का होता है, पर जेनी का होता है या नहीं इसके बारे में आहान को नहीं पता होता। आहान देखता है कि चेयर पर कपड़ों का ढेर रखा था और बाकी सामान भी रूम में इधर उधर फैला हुआ है। आहान रियलाइज करता है कि ये लड़की बहुत लेजी है। वो ज्यादा इधर उधर नहीं देखता और बस अपने लिए जगह बनाकर बैठ जाता है। वो बाहर के मूवमेंट समझने की कोशिश करता है, पर रूम साउंड प्रूफ था, इसलिए उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता है। कुछ पल बाद आहान को लगा वहां पर कोई आ गया था। आहान सुनने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद आहान को किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आई। आहान उठकर जाना चाहता था, पर जेनी ने मदद लेने से मना कर दिया था, इसलिए वो रुक गया था। आधे घंटे बाद जेनी ने डोर नॉक किया और अंदर आ गई। जेनी का चेहरा उतरा हुआ था और वो पहले जैसे चीयरफुल भी नहीं लग रही थी। फिर भी उसने स्माइल करते हुए कहा,
आई होप आपने मेरे रूम में ज्यादा ताका झाकी नहीं की है। आहान ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया बल्कि कहा, वो आदमी चला गया। जेनी ने कहा। वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए आहान ने भी आके कुछ नहीं कहा। वैसे भी उसे सिर्फ दीपाक्षी से मतलब था और अब तो शाम हो चुकी थी। उसने कहा, अब शाम हो चुकी है, अब मुझे उस लड़की से मिलना है। जेनी ने भी अपने मूड को ठीक कर लिया था। उसने खुद को नॉर्मल किया और फिर कहा, यस, मैं यहाँ उसी के लिए आई हूँ, मेरे साथ चलिए। ये सुनकर आहान को थोड़ी शांति मिली, पर एंड मोमेंट तक वो उन पर भरोसा नहीं कर सकता था। वो जेनी के पीछे पीछे नीचे जाने लगा। उसने जब मेन हॉल को देखा तब उसे लगा जैसे वहां पर कुछ हुआ था। वहां चेयर टूटी हुई थी और फ्लोर पर कुछ निशान भी थे। कुछ शोपीस के टुकड़े भी गिरे हुए थे। किसी ने सब कुछ साफ करने की कोशिश की थी, पर वो पूरी तरह से साफ नहीं कर पाया था। वहां का ऑरा और वाइब भी आहान को बहुत अलग लग रहा था। आहान ने कुछ नहीं कहा और बस जेनी के पीछे ही चल रहा था। उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो चुका है। दोपहर को शायद बारिश हुई थी, इसलिए सब कुछ शांत और सरियल लग रहा था। जेनी ने आहान से पूछा, सर, उस लड़की से मिलने के बाद क्या आप हम पर अटैक करेंगे? आहान जानता था कि ये कितना सीरियस सवाल है। उसने भी इसके बारे में सोचा था। आहान ने जवाब दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या करते हो और क्या नहीं। जब तक तुम लोग मुझे प्रोवोक नहीं करोगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। जेनी ने स्माइल किया और कहा, अपने प्रॉमिस को मत तोड़ना। हम भले ही अच्छे लोग नहीं हैं, पर अपनी बात से मुकरते भी नहीं हैं। आहान ने कुछ नहीं कहा। उसे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे इस वक्त सिर्फ दीपाक्षी की सेफ्टी का मतलब था। अगर वो ठीक है और कोई उसे प्रोवोक नहीं करेगा तो फिर आहान भी कुछ नहीं करेगा। एंट्रेंस पर एक कार उनका वेट कर रही थी। जेनी ने कार का दरवाजा खोला और ट्रक को बुलाने का इशारा किया। आहान ने देखा कि कार ड्राइवर वही ट्रक ड्राइवर था जो लकड़ियां लेकर आया था। उसने भी आहान को देख लिया था, पर वो जानबूझकर नजरें चुरा रहा था। जेनी साइड में खड़ी हो गई और उसने कहा, जिन लकड़ियों को चूज किया गया था वो सब ट्रक में है। आहान को दीपाक्षी की सेफ्टी की चिंता थी, इसलिए वो तुरंत ट्रक के पीछे गया और उसने दरवाजा खोला। आहान ने देखा कि उसमें बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां थी। आहान ने दीपाक्षी को ढूंढा जो इस वक्त बेहोश थी। उसे देखकर आहान ने चैन की सांस ली। उसने दीपाक्षी को आवाज दी, पर उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उसने उसे गोद में उठाया और ट्रक से बाहर ले आया। आहान के चेहरे पर परेशान एक्सप्रेशन देखकर जेनी ने कहा, चिंता मत करो, इस सब नशे की दवाई की वजह से है। जब असर खत्म हो जाएगा तो ये होश में आ जाएंगी। आहान ने पहले ही देख लिया था कि दीपाक्षी की सांसें चल रही है और वो जिंदा है, इसलिए उसे ज्यादा घबराहट नहीं हुई थी। आहान ने वहां पर सारी लड़कियों को देखा। वो पूछना चाहता था कि ये लोग उनके साथ क्या करते हैं, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसे दीपाक्षी मिल गई थी, इसलिए वो जाने के लिए तैयार था। जब वो गोद में उठाकर उसे ले जा रहा था तब जेनी ने उसे उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। आहान ने कहा, क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? आहान को ऐसा लगा जैसे वो अपनी बात से मुकरना चाहती है। आहान ने सोचा कि अगर जेनी ने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो वो उस पर अटैक कर देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि जेनी अपने घुटनों पर आहान के सामने बैठ गई और रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, विराज सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। उसका रोना देखकर कोई भी पिघल सकता था। वो एक तो बहुत खूबसूरत थी और इसके अलावा अब वो घुटने टेक कर बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आहान को जाने नहीं देना चाहती थी। आहान ने उसकी तरफ देखा और कोल्ड टोन में कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। जेनी को उम्मीद नहीं थी कि आहान इतनी ब्लंटली मना कर देगा। उसने फिर से आहान की तरफ देखा और कहा, आप पूछेंगे नहीं कि मुझे आपकी मदद क्यों चाहिए? आहान को भी क्यूरियोसिटी हो रही थी, पर वो किसी नए लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने कहा, नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आहान के जवाब ने जेनी की सारी उम्मीदें खत्म कर दी थी। वो इस तरह गिर गई जैसे उसके शरीर से सारी जान निकल गई थी। अब उसने आहान को जाने से भी नहीं रोका था। जब आहान जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से वापस जा रहा था तब आशु ने उसे रोक लिया। वो जेनी जितना मजबूर नहीं था, बल्कि उसने बहुत सीरियस टोन में कहा, हमारी मदद करने के बदले में तुम क्या चाहते हो? आहान ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? तुम लोग मेरे कोई नहीं लगते और आज के बाद मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहता। इसके आगे आशु ने आहान को मनाने की कोशिश नहीं की और कहा, आई अंडरस्टैंड। इतना कहने के बाद वहां से वो साइड हो गया। बहुत देर हो चुकी थी और दीपाक्षी को अभी तक होश नहीं आया था। आहान उसे होटल रूम में लाया था और उसके होश में आने तक उसके पास बैठा ही रहा।
दीपाक्षी को जब होश आया तब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही उसे अपने सामने आहान नजर आया। उसके मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल थे। उसे कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंची। वो कंफ्यूजन में आहान को देख रही थी, पर आहान का इस वक्त उसकी कंफ्यूजन दूर करने का इरादा नहीं था। तो उसने कहा, हैव अ गुड रेस्ट, गुड नाइट। इतना कहने के बाद वो अपने रूम में आ गया। आहान ने सोचा कि एक रात के आराम के बाद वो अपनी जर्नी फिर से कंटिन्यू करेंगे। आधी रात को किसी ने धीरे से आहान के रूम का दरवाजा खोला। आहान इस वक्त कच्ची नींद में था, इसलिए वो उठ गया। उसने एक भी आवाज नहीं की थी। वो अपने बेड पर बैठ गया और उस इंसान के अंदर जाने का इंतजार करने लगा। रात के अंधेरे में एक पतला सा फिगर रूम में आया। उसने अपना एक हाथ अपनी चेस्ट पर रखा हुआ था। आहान उसे क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था और देख रहा था कि वो इंसान क्या करने वाला था। आहान ने कुछ नहीं बोला, इसलिए उस इंसान को नहीं पता था कि वो उठ चुका है। वो इंसान चुपचाप बाथरूम में गया। अंदर से आहान को पानी के बहने की आवाज आ रही थी। उसने बाथरूम की लाइट ऑन नहीं की थी, क्योंकि शायद उसे डर था कि उसे कोई देख लेगा। वो बाहर आया और चुपचाप वहां से जाने लगा। तभी आहान ने कहा, अब अंदर तक आ गए हो तो कम से कम ये तो बता दो कि तुम कौन हो। इतना कहने के बाद आहान रूम की लाइट ऑन करने लगा, पर इतने में ही एक पतली सी आवाज ने जोर से कहा, डोंट। आहान ये आवाज पहचान गया था। उसने कहा, जेनी। जेनी भी उस आवाज को पहचान गई थी, इसलिए उसने कहा, विराट सर। आहान ने कहा, मैंने कहा था कि तुम्हारी मदद मैं नहीं करूंगा, फिर तुम यहाँ क्यों आई? आहान ने पहले सोचा कि जेनी उसे ढूंढते हुए वहां आई, पर ऐसा नहीं था। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। जेनी ने कहा, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हैं। मैं तो यहाँ किसी से बचते हुए आई हूँ। आहान ने शौक होते हुए पूछा, बचते हुए? जेनी ने कहा, आप मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे मदद नहीं मांगूंगी। मुझे कैसे बचना है ये मैं खुद देख लूंगी। आहान ने पूछा, आशु कहाँ है? जेनी ने जवाब दिया, वो तो अब तक मर क्या होगा। उसके दिल में आशु की मौत को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं थी। वो वहां पर एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ खड़ी थी। आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर एक रात के लिए रुक सकती हो। जेनी ने ना में अपनी गर्दन हिलाई और कहा, मैं अगर बचना चाहूं तब भी नहीं बच सकती हूँ। आहान की एक रात की मदद से कुछ होने वाला नहीं था, इसलिए जेनी ने मना कर दिया। जेनी वहां से जाने ही वाली थी, तभी आहान के रूम में एक तेज आवाज आई और किसी ने उसके रूम का विंडो तोड़ दिया था। आहान तुरंत उस तरफ भागा। उसका रूम 6th फ्लोर पर था, इसलिए वो जान गया था कि जो भी इंसान था बहुत पावरफुल था। आहान उस आदमी का चेहरा देख पाता उससे पहले वो आदमी आहान को पहचान गया। उसने तुरंत कहा, अच्छा तो तुम हो। आहान भी बहुत सरप्राइज था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस इंसान को यहाँ देखेगा। आहान ने कहा, नरेश चोपड़ा, क्या तुम्हें नहीं पता कि ऐसे विंडो से चोर आते हैं? तुम्हें ऐसे आने की जरूरत पड़ रही है? सब ठीक तो है ना? नरेश को उम्मीद नहीं थी कि आहान उससे ऐसी बात कहेगा। उसने अपना पैर पटका और कहा, उस दिन तो मुझे वहां से जाना पड़ा, पर अब देखता हूँ कि आज तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। आज तुम्हें पता चलेगा कि मार्शल आर्ट्स क्या होता है। इतना कहने के बाद नरेश भागकर आहान के पास आया और उस पर अटैक करने लगा, पर इतने में ही आहान भागकर बेड पर चढ़ गया और नरेश के ऊपर ब्लैंकेट फेंक दी। नरेश ने उसे इग्नोर किया और पूछा, वो लड़की कहाँ है? आहान जानता था कि नरेश नीतू की बात कर रहा है। उसने कहा, हम थोड़ी देर फाइट करते हैं, वो अपने आप आ जाएगी। नरेश कुछ देर तक वहां खड़ा रहा और एक बार आहान को देख रहा था और एक बार जेनी को। कोई एक्शन ना लेते देख आहान ने कहा, सोच क्या रहे हो? अगर फाइट करनी है तो जल्दी करो। एक बार वो आ गए फिर तुम दबाकर भाग जाओगे। क्या इस प्रोवोकेशन के बाद नरेश और आहान में फाइट हो? और साथ में ने क्लाउड पर आहान को दे दिया और पूछा कि अगर नरेश चोपड़ा ये जेमस्टोन उससे मांगेगा तो क्या वो उसे सौंप देगा? तब आहान कहता है कि अब वो उसका हो गया है। नरेश, जेनी और सुहाना के घर पहुंचता है। सुहाना बताती है कि वो वर्मा फैमिली को बिलोंग करती है और अगर उसे कुछ हुआ तो नरेश भी नहीं बच पाएगा। नरेश लड़कियों के साथ आहान के होटल पहुंचता है और उससे फाइट करने लगता है कि वहीं पर आहान कहता है कि उन्हें खाली जगह पे फाइट करनी चाहिए। 3 काउंट करने तक दोनों फाइट करते रहते हैं, पर जैसे ही नरेश 3 बोलता है दोनों रुक जाते हैं। आहान कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम अपनी बात के इतने पक्के निकलोगे। नरेश ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो। होटल के पीछे खाली जगह है जहां हम फाइट कर सकते हैं, वहां कोई आता जाता भी नहीं है। आहान जानता था कि वो किसी भी तरह नरेश से बच जाएगा,
पर उसे चिंता दीपाक्षी की हो रही थी। दीपाक्षी जब से उसके साथ थी, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी आहान की थी। वो वहां से जाना नहीं चाहता था और वहां रहने भी नहीं चाहता था। इसलिए उसने कहा, ठीक है, चलकर देखते हैं कौन हारता है और कौन जीतता है। दोनों भागकर उस खाली मैदान में पहुंच जाते हैं। वहां पर सच में कोई नहीं था और बहुत शांति थी। वो एक ग्रास लैंड था और चारों तरफ सूखी हुई ग्रास थी। लगभग शाम होने वाली थी और सूरज डूबने ही वाला था। मौसम बहुत सुहाना हो रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। तुम्हारे मरने के लिए अच्छी जगह है, आहान ने कहा। कौन मरेगा ये तब पता चलेगा जब हम फाइट शुरू करेंगे, नरेश ने कहा। इतने कॉन्वर्सेशन के बाद दोनों ने फिर से फाइट करना शुरू कर दिया था। नरेश आहान के मुकाबले स्ट्रांग था, पर आहान को हराना इतना भी आसान नहीं था। वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शंस और बाउंडेशन नहीं थी, इसलिए वो दोनों बिना हेजिटेट किए अटैक कर रहे थे। आहान इस वक्त बहुत प्रेशर फील कर रहा था क्योंकि नरेश उसे अटैक करने का मौका ही नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था कि खाली जगह में नरेश को चैलेंज करके आहान ने गलती कर दी है। नरेश जिस तरह से अटैक कर रहा था, आहान सिर्फ डॉज कर पा रहा था। आहान नरेश के एक भी अटैक को काउंटर नहीं कर पा रहा था। जेनी और सुहाना भी इन दोनों के पीछे आ गई थी। दोनों वहां खड़े होकर उन्हें देखने लगी और आपस में बात करने लगी। जेनी ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा? सुहाना दोनों को हैरत में देख रही थी। उसने कहा, मुझे नहीं पता, दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल है। जेनी ने कहा, वो तो है, दोनों शायद कन्वर्टिंग फोर्स के पीक पर हैं। सुहाना ने जेनी की तरफ देखा और कहा, हाँ हो सकता है, पर इनकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है। मेरी फैमिली के लोग भी जो कन्वर्टिंग फोर्स पर हैं, वो ऐसे फाइट नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर जेनी की आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुल गया। उसने कहा, क्या? तो फिर क्या ये दोनों ग्रैंड मास्टर वेल में है? ग्रैंड मास्टर काउंट तो फिक्स्ड है ना? सुहाना ने नाम में गर्दन हिलाई और कहा, कितने ग्रैंड मास्टर हैं और कितने नहीं ये तो मैं नहीं जानती, पर मैं इतना बता सकती हूँ कि ये ग्रैंड मास्टर रंग के नहीं है। इनके मोमेंट्स में अभी भी थोड़ी स्टिफनेस है। सुहाना ये सारी बातें बहुत ऑब्जर्व करके बोल रही थी। जेनी ने भी उसकी बातों पर डाउट नहीं किया क्योंकि उसकी फैमिली में बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट थे और उसकी मार्शल आर्ट्स के बारे में नॉलेज जेनी से बहुत ज्यादा थी। अचानक से जेनी ने कुछ सोचा और कहा, कितने दुख की बात है कि इन दोनों मास्टर्स के बीच में इतनी इंटेंस फाइट लोग नहीं देख पा रहे हैं। सुहाना मुस्कुराई और उसने कहा, हम देख रहे हैं ना, तुम्हें इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना? जेनी ने कहा, बहन के पास जरूर रहती हूँ पर मुझे इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं ग्रैंड मास्टर्स को फाइट करते हुए देख भी हूँ तब भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुहाना ने कहा, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम बहुत लेजी हो। जब कभी तुम किसी ट्रू एक्सपर्ट से मिलोगी तुम भाग नहीं पाओगी। पर एक बात और है, तुम चाहे कितने भी शिद्दत से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर लो पर तुम कभी बहुत पावरफुल नहीं बन पाओगी। ये बात सुनकर जेनी ने कहा, तुम मुझे कितना अच्छे से जानती हो। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमारे टेम्परामेंट्स इतने अलग हैं, फिर भी हम बेस्ट फ्रेंड्स कैसे हैं? इस पर सुहाना ने कहा, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स बेबी। जब ये दोनों फ्रेंड्स आपस में बात कर रही थी तब फाइट की इंटेंसिटी बहुत बढ़ चुकी थी। आहान का QI फ्लक्चुएट करने लगा था और वो नरेश की स्पीड और रिदम हैंडल नहीं कर पा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आहान की हार होना तय था। आहान खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। नरेश को दिख रहा था कि आहान कोप अप नहीं कर पा रहा था। इसी खुशी में उसने अपनी एक्साइटमेंट और बढ़ा दी और उसने आहान से कहा, देखते हैं कितनी देर तक जिंदा रहते हो। इस पर आहान ने कहा, जब तक तुम्हें मार नहीं देता तब तक तो मैं जिंदा रहूंगा। नरेश ने अपना पैर पटका और कहा, वो तो वक्त बताएगा। इतना कहकर नरेश ने कोलाइडिंग फीस्ट पंच का इस्तेमाल किया और सीधा आहान की छाती पर एम किया। आहान ये अटैक डॉज नहीं कर सकता था। आहान सिर्फ उससे बचने की कोशिश कर सकता था, इसलिए उसने अपने हाथों को क्रॉस करके अपनी चेस्ट के आगे रखा और नरेश के पंच को फेस किया। ये पंच इतना तेज था कि आहान लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे जाकर गिरा। आहान को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था पर उसने अपना दर्द चेहरे पर नहीं आने दिया। नरेश भी आहान के करीब आ रहा था। वो जानता था कि आहान दर्द में है, इसलिए उसे और चोट पहुंचाने का ये सबसे अच्छा मौका था। उधर आहान अब डिफिकल्ट सिचुएशन में था। वो जानता था कि नरेश उसे और चोट पहुंचाने वाला था, पर उसे बहुत सारी फाइट्स का एक्सपीरियंस था, इसलिए वो नरेश के इस वार के लिए भी तैयार था।
अपनी स्पीड और फोर्स की वजह से आहान ने नरेश का पंच डॉज कर दिया था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने बस हवा में हाथ हिलाया था। अचानक से वहां सब कुछ बदल गया था। कुछ उड़ता हुआ आहान और नरेश के पास आया, जिसे देखकर ये दोनों हैरान हो गए थे। जेनी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? इतने में वहां पर एक फिगर नजर आया। कोई नहीं जानता था कि उन दोनों फाइटर्स में से उसका टारगेट कौन था। आहान और नरेश इस वक्त बहुत कियोटिक फाइट में थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और रिएक्ट नहीं कर पाए थे। पर इतने में दोनों के बीच में एक तलवार आई, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। जब दोनों ने अपने आप को संभाला तब वो तलवारबाज को देख पाए थे। वो एक बहुत यंग लड़का था और उसके चेहरे पर अभी मासूमियत थी। पर फिर भी उन दोनों ने उस लड़के को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्होंने उसकी स्वॉर्ड टेक्निक देख ली थी। दोनों ने सोचा कि इस एज में स्वॉर्ड स्किल को मास्टर करना बहुत बड़ी बात है। नरेश रुका और उसने कहा, ए बच्चे, तुम कौन हो? वो डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए उसे गुस्सा तो नहीं आया था, पर वो इरिटेट हो गया था। जब नरेश ने उसे बच्चा कहकर एड्रेस किया तब उसे बहुत गुस्सा आया, जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो नरेश को अभी मजा चुकाए, और उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और कहा, तुमने हमारी फैमिली की लड़की पर हाथ उठाने की कोशिश की है। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही बच जाओगे? वो लड़का गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी उम्र में वो दिखावा लग रहा था। नरेश ने कहा, तुम्हारी फैमिली की लड़की? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वर्मा फैमिली से हो? आहान, जो इस वक्त साइड में खड़ा था, वो बहुत कंफ्यूज था। उसने कभी भी किसी वर्मा फैमिली के बारे में नहीं सुना था। उस लड़के ने कहा, जब तुम जानते हो तो फिर सरेंडर क्यों नहीं कर देते? फाइट करने का कोई फायदा नहीं है। ये बात सुनकर नरेश ने कहा, बच्चे, जब मैंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया था ना, तब तुम अपनी माँ की कोख में थे। मेरे सामने तेवर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सच थी, पर उस लड़के को पसंद नहीं आई थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए थे और वो नरेश पर अटैक करने के लिए तैयार था। उस लड़के के वहां आने के बाद जेनी ने सुहाना से पूछा, वो ऋषभ वर्मा है, तुम्हारा छोटा भाई? सुहाना ने तुरंत मना करते हुए कहा, बकवास मत करो। अगर उन्हें पता चल गया ऐसा कुछ हुआ है तो वो सबसे पहले मुझे पनिश करेंगे। जेनी को इस बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने कहा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? अपनी फैमिली को रिकॉग्नाइज करने से मना क्यों कर रही हो? तुम दोनों की तो शक्ल भी कितनी मिलती है। सुहाना ने कहा, तो क्या हुआ? मुझे उन्हें अपना परिवार नहीं माना है। जेनी ने इसके आगे कुछ नहीं बोला। उसने इस मामले में सुहाना को समझाने की बहुत कोशिश की थी, पर सुहाना ने कभी उसकी बात नहीं मानी थी। जेनी ने कहा, जाने दो, तुम्हें समझाना दीवार पर सिर मारने जैसा है। ये बताओ, ये यहाँ कैसे आया? क्या ये जानता था कि तुम यहाँ हो? सुहाना ने जवाब दिया, पता नहीं, ये कहता है कि ये मेरी खुशबू पहचानता है और मैं कहीं भी हूँ ये वहां पहुंच सकता है, पर पता नहीं ये बात कितनी सच है। जेनी ने कहा, आई होप तुम इस बात पर भरोसा नहीं करती हो। मुझे लगता है कि उन्होंने तुम्हारे अंदर कोई ट्रैकिंग डिवाइस फिट किया है। वर्मा फैमिली में कोई भी भरोसे लायक नहीं है, तुम्हारा छोटा भाई भी नहीं। जेनी ये सारी बातें सिर्फ सुहाना के आगे बोल सकती थी। अगर वर्मा फैमिली से कोई उसके सामने आ जाता तो उसकी जुबान तक नहीं खुलती। सुहाना जेनी का नेचर जानती थी, इसलिए वो चुप रही। अचानक से जेनी ने पूछा, क्या ये दोनों से लड़ने वाला है? सुहाना ने कहा, पता नहीं, ऋषभ की स्किल्स तो बहुत अच्छी है, पर वो अगर एक एक करके भी इनसे फाइट करेगा तो भी नहीं जीत पाएगा, इसलिए 2 वर्सेस 1 तो बहुत बड़ी बात है। जेनी ने कहा, अगर वो विराट से हाथ मिला ले तो शायद दोनों मिलकर नरेश को हरा सकते हैं। सुहाना ने जवाब दिया, ये बहुत घमंडी है, कभी किसी से हाथ नहीं मिलाएगा। ऋषभ ये सारी बातें सुन नहीं पा रहा था, पर सुहाना जो बोल रही थी वो सच था। उसने सबसे पहले नरेश पर अटैक किया। उनकी फाइटिंग स्टाइल से पता चल रहा था कि ऋषभ का लेवल नरेश से कम था। नरेश ने भी ऋषभ से फाइट करते हुए अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं किया था। वो उसके साथ बहुत लाइटली फाइट कर रहा था। जहां ऋषभ अपना 100% दे रहा था, वहीं नरेश अपना 70% स्ट्रेंथ यूज कर रहा था। इस वक्त आहान बैटलफील्ड से दूर हो गया था और उन दोनों को फाइट करते हुए देख रहा था। उसने मूव करने के बारे में सोचा नहीं था, बस चुपचाप देख रहा था। किसी को नहीं पता था कि आहान मौका देखकर अचानक से नरेश पर अटैक करेगा या फिर ऋषभ के जाने का इंतजार करेगा। उधर नरेश के दिमाग में इस वक्त कुछ और चल रहा था। वो बहुत थक चुका था और भागना चाहता था। वो जानता था कि इस सिचुएशन में वो आहान को नहीं हरा पाएगा।
क्या नरेश वहाँ से भाग जाएगा या फिर उससे पहले आहान बीच में आकर नरेश पर सरप्राइज अटैक करेगा?